नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज काफी देर में है लेकिन बात जरूरी है। अमेरिका से खबर आई है। अमेरिका से खबर ये आई है कि वहां एक ऐसा लेख, मशहूर चिंतक है हमारे दौर के, थॉमस फ्रीडमैन, उन्होंने एक लेख लिख दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में। और उस लेख को पढ़ें, और भारत में अगर उसी तरह का लेख कोई लिख दे तो कल सुबह तक क्या, आज रात में ही उसके पीछे सब लग जाएंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग और देश के गद्दारों को टाइप के नारे शुरू हो जाएंगे। लेकिन वहां थॉमस फ्रीडमैन ने लिखा है, आगे क्या होता है तो बात की बात है। लेकिन अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि क्यों थॉमस फ्रीडमैन क्या लिख रहे हैं और उन्हें ये डर क्यों लग रहा है। उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका में डेमोक्रेसी का अंत होने जा रहा है, कहीं 2020 का चुनाव अमेरिका के लोकतंत्र का आखिरी चुनाव साबित तो नहीं होने जा रहा है। तो ये एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां दुनिया में सब तरफ बढ़ रही हैं, अमेरिका में भी बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या हालात इतने खराब हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ घंटी भी बजाएं ताकि आपको खबर मिले कब नया वीडियो आया, कब नया लाइव आया। एक और आग्रह है, सत्यहिंदी.com पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहां से आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सत्य हिंदी सच की आवाज को बुलंद करने का एक माध्यम है, और इस माहौल में सच की आवाज को बुलंद करना कितना जरूरी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। और ये जो चर्चा है आज की, इसमें मेरे साथ शामिल हो रहे हैं मेरे पुराने मित्र राजेंद्र तिवारी। और राजेंद्र जी का चैनल अनब्रेकिंग, उस पर भी ये चर्चा लाइव चल रही है। राजेंद्र, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आप ही बताइए कि ये जिसको मैं टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा हूं, अमेरिका का थॉमस फ्रीडमैन, मशहूर चिंतक हैं, क्या कह रहे हैं, क्या चिंता है उन्हें, क्यों उन्हें लग रहा है कि अमेरिका में क्या डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। आलोक जी, पहले तो मैं भी अपने जो दर्शक हैं उनसे आग्रह कर लूं कि अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगे और उनको लगे कि ये लोगों तक जाना चाहिए तो इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। और अनब्रेकिंग चैनल जिसे मैं चलाता हूं उसको, उस पर जाएं और उस पर अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको भी सब्सक्राइब करें। इससे हमें ताकत भी मिलेगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो अब आते हैं इस पर। दरअसल शाम को न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहा था, थोड़ा लेट आज आया। तो उसमें थॉमस फ्रीडमैन का आर्टिकल जो दिखाई दिया, उसकी हेडिंग बहुत ही खतरनाक हेडिंग, उसी पर रुक गया मैं। और वो हेडिंग थी आ, वो हेडिंग थी, विल 2020 इलेक्शन बी द एंड ऑफ अवर डेमोक्रेसी। और ये आर्टिकल लिखा है थॉमस एल फ्रीडमैन ने, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमिस्ट हैं और 3 बार पुलित्जर प्राइज जीत चुके हैं। इन्होंने ये लिखा कि जो बातें प्रेसिडेंट ट्रंप इस समय कर रहे हैं और जिस तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट को का बजट उन्होंने कट कर दिया है, उसके चलते किस तरह की दिक्कतें आने वाली। और उन दिक्कतों में अगर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आए, उनका कहना है कि अगर आधा अमेरिका ये सोचेगा कि इलेक्शन रिग्ड है और आधा ये सोचेगा कि इलेक्शन सही है, तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी। उसके बाद की स्थिति उन्होंने कहा, ये उस तरह ट्रंप, आपको याद होगा बुश और गोरे का जो इलेक्शन हुआ था उसमें फंस गया था और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया था। तो उन्होंने कहा ये वैसा नहीं होने वाला है। उन्होंने लिखा इसमें क्या होगा कि फिर सिविल वार की तरफ अमेरिका बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो जिस तरह से, जिस टोन में उन्होंने लिखा, मैं यहाँ पढ़ के सुनाना चाहूंगा जिससे कि वो आपको पता चले क्या टोन है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, द थ्रेट इज रियल, so personally I will walk, I will jog, I will skip, I will crawl, I will slither, I will bike, I will hike, I will hitchhike, I will drive, I will ride, I will run, I will fly, I will roll, I will be rolled, I will be carried, I will trek, I will train, I will trot, I will truck, I will strut, I will float, I will boat, I will ramble, I will amble, I will march, I will bus, I will taxi, I will Uber, lift, scooter, skateboard or motorcycle, and I will wear a face mask, a face shield, gloves, goggles, and hazmat suit, a space suit or a wet suit.
but I damn well will get to any neighborhood polling station to see that my vote for Joe Biden and Kamala Harris is cast and counted on November 3. इतना आक्रामक तरीके से उन्होंने लिखा है, और ये जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, इससे पता चलता है कि वो किस तरह से इस समय अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि या तो डी डे होगा या ई डे होगा, और नॉर्मंडी बीच में जब अमेरिका की फौजें उतरी थी उसका जिक्र किया उन्होंने कि उस समय जो नौजवान उन बीचेस पे उतरे थे, उस बीच पे उतरे थे, वो नौजवान उसी उम्र के हैं जिस उम्र के नौजवान इस समय घर पर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। और उन्होंने उन नौजवानों का आह्वान किया है कि वो निकलें, अपने को वहां का जो चुनाव आयोग है उसका रजिस्टर कराएं, अपने को वॉलंटियर दर्ज कराएं, अपना टेस्ट कराएं, और हर बूथ पर खड़े हों और सुनिश्चित करें कि इलेक्शन में गड़बड़ नहीं हो पाए। मतलब वो एक तरह से कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र के पहरेदार की भूमिका निभाइए। वो नौजवानों से अपील कर रहे हैं, इट वुड बी सो हेल्पफुल इफ दे एनलिस्टेड टू बी पोल वॉचर्स, टू टेक कोविड टेस्ट, एंड इफ दे आर फ्री ऑफ द डिजीज, help take at-risk voters, their fellow citizens to the polls one by one। यानी आप पहले अपना टेस्ट कराएं, देखें कि आपको ये बीमारी नहीं है, उसके बाद आप अपने उन साथियों को, अपने शहर के उन लोगों को, अपने इलाके के उन लोगों को जो एट रिस्क हैं, यानी जिनको काफी खतरा है इस माहौल में बाहर निकलने में, जिनको हम कोमॉर्बिड कहते हैं, या अपने देश में अगर कहें तो 65 साल से ऊपर के लोग, 55 साल से ऊपर के लोग, और 18 साल से कम उम्र के लोग। 18 से कम उम्र के तो वोटर नहीं होंगे मेरे ख्याल है वहां भी, लेकिन 55 से ऊपर की उम्र के लोगों, बुजुर्गों को आप एक एक करके सावधानी से ले जाएं। ये इंश्योर करें कि वो वोटिंग बूथ तक जाएं और अपना वोट दें। ये चिंता क्यों बड़ी भारी हो रही है, ये समझने की बात है। इस वक्त ये सवाल क्यों उठ रहा है कि अमेरिका में बहुत सारे लोग वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ये समझने के लिए जरूरी है ये बात समझना भी कि हमारे देश में भी पोस्टल बैलेट होते हैं। आपको इस बात का अंदाजा होगा, आप सुनते होंगे कि पहले डाक से आए हुए वोटों की गिनती हो रही है, लेकिन वो जो हमारे यहाँ डाक से आए हुए वोट होते हैं वो बहुत लिमिटेड कैटेगरी है। जो फौज में लोग हैं, अपने ड्यूटी पर हैं, लाम पर गए हुए हैं, वो लोग डाक से वोट डाल सकते हैं, या जो सरकारी कर्मचारी विदेशी मिशन में काम कर रहे हैं, ड्यूटी पर ऐसी जगह हैं जहां से उनके लिए घर आना संभव नहीं है, या उस जगह जहां वो रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है कि वो पोस्टल बैलेट डालें। और आमतौर पर मैंने 2-4 चुनाव जाकर पोलिंग बूथ के अंदर बैठ के देखा है कैसे काउंट होता है। वो पोस्टल बैलेट की गिनती इतनी होती नहीं है कि भारत में वो किसी तरह का असर डाल सकें। इसलिए शायद हमें यहाँ बैठ के ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम पोस्टल बैलेट को लेकर अमेरिका में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है अमेरिका में। और ये भारत में मांग हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, भारत में यह मांग हो रही है कि यहाँ भी डाक से वोट डालने की, बल्कि अब तो नई दुनिया आ गई है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक तक की मांग होने लगी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा दे दीजिए। जैसे कंपनियों के एजीएम में लोग वोट डाल रहे हैं, आजकल तमाम सोसाइटी के चुनाव में डाल रहे हैं, तो आम चुनाव में, लोकसभा विधानसभा में भी डालने की सुविधा दे दी जाए। लेकिन अभी वो नहीं दी गई है। अमेरिका में आज भी ईवीएम नहीं चलता है, वहां हाथ से ठप्पा लगा के वोट पड़ता है और वो वोट गिने जाते हैं उसी तरह बक्सा खोल के, जैसे कुछ साल पहले तक भारत में गिने जाते थे। लेकिन वहां बहुत बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट होता है, और पोस्टल बैलेट में वहां ये हैसियत होती है कि वो किसी कंस्टिट्यूएंसी में जो वहां सेनेटर चुने जाने हैं या कांग्रेसमैन चुने जाने हैं, उनकी किस्मत पलट दे। या राष्ट्रपति के चुनाव, जाहिर है जब टुकड़ों टुकड़ों में किस्मत बदली जाएंगी, जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुने जाएंगे, तो जो अंत में फर्क पड़ना है, असर पड़ना है, राष्ट्रपति पर भी पड़ेगा। तो अमेरिका के सबसे बड़े चुनाव में ये जो आपका पोस्टल बैलेट है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोस्टल बैलेट में 2 कारणों से बाधा पड़ी हुई थी, इस वक्त ये समझना जरूरी है। एक, कोरोना की वजह से डाक इधर से उधर नहीं जा रही है, बहुत लोग डाक विभाग के काम नहीं कर रहे हैं, तो चिट्ठियां आ जा नहीं रही हैं। ऐसे में पोस्टल डिपार्टमेंट को बजट की भी जरूरत है, खर्चा हर चीज का बढ़ रहा है।
मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी मुंबई में हमारे साथ काम करने वाले का के बेटे का हाथ टूट गया, उसको एक्सरे करवाने जाना पड़ा, तो उसने वहां आके बताया कि साहब जिस चीज का पहले 100 रुपया लगता था अब उसका 500 रुपया लग रहा है। हर चीज का रेट 5 गुना हो गया है। कारण क्या है कि वहां हर आदमी अपने साथ वो जो सेफ्टी गियर जिसको कहते हैं, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो इस्तेमाल हो रहे हैं ऐसी जगहों पे खास तौर पर। क्योंकि आप अगर अपना पैथोलॉजी टेस्ट कराने जाएं, एक्सरे कराने जाएं, तो जाहिर है बीमार आदमी जाएगा, भले ही उसकी हड्डी टूटी है, लेकिन माना ही जाता है कि यहाँ बीमार आता है। बीमार के साथ संपर्क में क्यों आएगा कोई? और जो आदमी दिन भर बीमार के साथ संपर्क में आ रहा है उसके साथ अगला मरीज क्यों संपर्क में आएगा? इसलिए इनको ये व्यवस्था करनी पड़ रही है कि हर आदमी के आने से पहले वो सूट पहना जाएगा, उसके बाद वो बदला जाएगा, और वो बदला जाए या नहीं बदला जाए जैसी हमारी परंपरा है, उसकी उसकी रसीद फाड़कर तो आपके बिल के साथ जोड़ ही दी जाएगी। ये इसी अंदाज से लगाइए। अभी हमारे अगर पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, उनका खर्चा बढ़ गया है। और इस बीच अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने पोस्टल डिपार्टमेंट का बजट कट कर दिया। इसी को लेके बवाल मचा हुआ है आज। हालांकि ऐसी भी खबर है शायद कि वो उस पर रीथिंक कर रहे हैं, वापस किया जा रहा है उस फैसले को। ये लेकिन पक्के तौर पे हो गया है कि नहीं? पोस्ट ऑफिस कट्स आर सस्पेंडेड आफ्टर एन आउटक्राई, ये खबर उसमें है, पोस्टमास्टर जनरल ने कहा है। लेकिन अभी इस पर यह बवाल चल रहा है क्योंकि तमाम जो वहाँ के अटॉर्नी जनरल हैं स्टेट के, उन्होंने, वॉशिंगटन स्टेट की बात है ये, और दूसरे सिविल राइट ग्रुप तमाम हैं, वो देश भर में खड़े हैं वहाँ, जो आज़ादी कहिए, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग। हालांकि आप उसको अगर हमारी भाषा में आज की भारत की टेक्नोलॉजी में कहेंगे तो वो आज़ादी गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं। तो वो लोग ये लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई इस परिस्थिति में कैसे ये गुजारा हो सकता है। अगर वोटिंग ठीक से नहीं होगी तो क्या गारंटी है इस बात की कि चुनाव फेयर हैं, चुनाव में जो वोट पहुंचे हैं लोगों तक, या आपको जो नतीजा निकल रहा है वो सही है? और ये चिंता, इस चिंता को एक तरह से मूर्त रूप में लाए हैं थॉमस फ्रीडमैन। एक बात और है आलोक जी, कि जो वहाँ के पोस्टमास्टर जनरल हैं, डिजॉय, लुई डिजॉय जी, वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहे हैं जिस तरह से आज डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोले कि साहब सरकार की तरफ से जिस तरह से बोले हैं वैसे ही वो ट्रंप की तरफ से खड़े हैं। और थॉमस फ्रीडमैन ने ये भी लिखा है, आपने पढ़ा होगा, कि जो व्हाइट हाउस के बाहर या वहां पर जो वो लगा हुआ है पोस्ट बॉक्स, और साथ में लोगों का आह्वान किया है कि जहां जहां जो पोस्ट बॉक्स लगे हुए हैं लोग उन पोस्ट बॉक्स को हटाने ना दें। हाँ, क्योंकि ये पोस्ट बॉक्स कम करेंगे बजट कट होने के बाद। और इसलिए और जरूरी है क्योंकि ऐसे समय में जो लोग 55-60 से ऊपर के उम्र के लोग हैं वो सोचेंगे कि हम बूथ पर जाने की जगह, लंबी लाइनों पे खड़े होने की जगह हम पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर लें। इसलिए इस बार पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल भी वहां ज्यादा, जो पिछली बार से कई गुना ज्यादा होने की संभावना है। और उनका कहना है कि अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो एक तो पोस्टल डिपार्टमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगा टाइम से, और दूसरी तरफ साजिश ये चल रही है कि बजट कट हो गया है तो पोस्ट बॉक्स हटा दीजिए जिससे कि लोग उसका इस्तेमाल भी ना कर पाए, और कुछ जगह से हटने की खबरें हैं। ये है, और ये चिंता इसीलिए हो रही है। ये चिंता क्यों हो रही है, इसको थॉमस फ्रीडमैन ने बहुत अच्छे से, उसको बहुत बारीकी से समझाया है। उनका कहना है कि ये हमको समझना चाहिए, और वो क्योंकि फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हैं, करें, मैं ये बात समझता हूं कि इस भयानक महामारी के बीच में जैसे मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं किसी भी हालत में, उन्होंने तो खुद लंबा चौड़ा लिखा है, अभी राजन ने आपको पढ़ के सुनाया कि कितने सारे रास्ते, इनमें से कोई भी रास्ता इस्तेमाल करूंगा लेकिन मैं बूथ तक जाऊंगा और अपना वोट डालूंगा। और वो भी साथ में ये भी बता रहे हैं वो कि वो किसको वोट डालेंगे। उन्होंने साफ साफ ऐलान किया है कि वो जो बाइडन और कमला हैरिस को वोट डालने जा रहे हैं 3 नवंबर को। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए जो मैं करना चाह रहा हूं उनके लिए शायद ये ऑप्शन है ही नहीं, ये विकल्प उनके पास है ही नहीं। और उसके कारण
ट्रंप से कोई वास्ता नहीं है, उसके लिए ट्रंप गुनहगार नहीं है। वो ये साफ कह रहे हैं कि इसके जो कारण हैं उनका ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है, बहुत सारे रिटायर्ड लोग जो आमतौर पर पोलिंग स्टेशंस को मैन करते थे, जहां उनकी ड्यूटी लगती थी, अब वो इस साल वॉलंटियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं कोरोना वायरस का संक्रमण न लग जाए, ऐसी जगह जाऊं जहां बहुत लोग आते हैं। और इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं अमेरिका में, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें ये डर लग रहा है, और ये डर सही डर है। उनका कहना है कि लेजिटिमेट फियर है, ये सही डर है कि अगर उनको भीड़ में खड़ा होना पड़ा, लंबी लाइनों में लगना पड़ा, कम पोलिंग स्टेशन है, कम, तो उसकी वजह से उनके इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और उनका कहना है कि ये कोई ट्रंप की गलती नहीं है, ये भी ट्रंप की गलती नहीं है कि पोस्टल सर्विस इस बात के लिए तैयार नहीं है। आमतौर पर पोस्टल डिपार्टमेंट को इतने सारे वोट हैंडल नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें दो दो तरफ का प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट इलेक्शन डिपार्टमेंट से निकलेगा, उस आदमी के घर तक पहुंचेगा, तो वोट डालना है, और फिर दूसरा लेगा, उसके बाद वो वोट डालने के बाद लिफाफा बंद करेगा और वापस डाक में डालेगा, जिससे ये वापस आएगा। तो पोस्टल सर्विस इस काम के लिए तैयार नहीं है कि वो समय पर हर वोट पहुंचा सके काउंटिंग के लिए। और ये ट्रंप की गलती नहीं है, थॉमस फ्रीडमैन का ये मानना है। लेकिन इसमें ट्रंप की गलती क्या है? तो ट्रंप की गलती ये है कि बजाय इसके कि वो इस समय एक लीडर की तरह व्यवहार करें, इस अभूतपूर्व संकट के दौर में सामने खड़े हों और कहें कि हाँ, मैं इससे निकलने का रास्ता तलाशता हूं, कैसे हम सारी जो संसद है और सारे गवर्नर्स हैं इनको मिल के मोटिवेट करें, उनको जागृत करें और कहें कि हमको आगे बढ़ना है। और उसके बजाय वो क्या कर रहे हैं कि वो एक बुली की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, ये दबंग व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और साथ में वो लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से एक बुली के तौर पे, दबंग इंसान की तरह, सभ्य भाषा में यही कहा जा सकता है कि वो, उनका कहना है कि जो स्टेट उनको सपोर्ट कर रहे हैं वहां तो ठीक है, लेकिन बाकी जगह वो लोगों को इस तरह का विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पोस्टल बैलेट हैं वो फर्जी होने जा रहे हैं। यानी जो पोस्टल बैलेट्स ट्रंप के पक्ष में पड़ेगा वो तो सही है, जो ट्रंप के खिलाफ पड़ेगा वो सही नहीं होगा, वो असली नहीं है, वो नकली होगा, जाली होगा, फर्जी होगा। और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर पोस्टल सर्विस को, जो इस इमरजेंसी एक्सपेंशन के लिए, ऐसी इमरजेंसी में खर्चा करने के लिए पैसे की जरूरत थी, उसको काटने की, उसको रोकने की भरपूर कोशिश की है। राजन जी, तो ये जो आपने शुरू में कहा, अपने यहाँ जो इस समय चल रहा है, पिछले, अगर हम ज्यादा दूर नहीं जाएं तो पिछले आम चुनाव के बाद से, मतलब मई 2019 के बाद से, अगर कोई व्यक्ति इस पर कुछ इस तरह का, या कोई कॉलमिस्ट, कोई जर्नलिस्ट या कोई एनालिस्ट या कोई आम आदमी भी चिट्ठी भी लिख दे अखबार में और अखबार में छप जाए, तो क्या होगा? एक सवाल ये है जिसपे हम सबको सोचना चाहिए। दूसरा, एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। एक किताब 2018 में आई थी जिसका जिक्र आप अपने किताब वाले शो में शायद कर चुके हैं। हाँ, इस किताब का नाम था हाउ डेमोक्रेसी डाइज। ये किताब है डेमोक्रेसीज डाई। हाँ, ये किताब मैंने, दरअसल ये हमारे मित्र हैं राजेश प्रियदर्शी, उन्होंने इसका एक समरी लिखी थी इसकी, जो मैंने पढ़ के पूरी सुनाई थी। एक पुराना एपिसोड है, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अगर संभव होगा तो लगा दूंगा, आप लोग उस किताब का ब्यौरा जान सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है राजन कुछ थोड़ा बताना चाहते हैं कि किताब में है क्या। नहीं, ये किताब मैंने तभी मंगवाई थी 2018 में, उस समय मैं इंदौर में था। तो ये किताब ट्रंप का 1 साल पूरा होने के बाद लिखी गई, और उस समय दुनिया में कई जगह, भारत सहित कई जगह, इस तरह की अथॉरिटेरियन रिजीम्स दिखाई देने लगी थी। तो इसमें पहले तो ये लक्षण बताए गए हैं कि आप कैसे पहचाने कि आपके यहाँ, अगर आप डेमोक्रेटिक स्टेट में रह रहे हैं, तो आपके यहाँ डेमोक्रेसी मरने जा रही है क्या। तो उसके कई लक्षण गिनाए गए हैं। मैंने एक बार लिखा भी था कि आप इन पर तो नाप के देखिए अपना देश।
तो खैर मैं उस पर नहीं आने की जगह मैं इस पर आ रहा हूं। इसमें एक चैप्टर है जो ट्रम्प के 1 साल पर, 1 साल कैसा रहा, और चैप्टर के लास्ट में ये बहुत साफ इसमें लिखा गया है कि norms are the soft guardrails of democracy. As they break down, the zone of acceptable political behavior expands, giving rise to discourse and action that could imperil democracy. Behavior that was once considered unthinkable in American politics is becoming thinkable. Even if Donald Trump does not break the hard guardrails of our constitutional democracy, he has increased the likelihood that a future president will. और ये चैप्टर इस पे खत्म होता है। लेकिन आप बात पूरी कर लें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आज इसके 2 साल के बाद हम जब देख रहे हैं कि थॉमस फ्राइडमैन को ये लिखना पड़ रहा है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है, और इस तरह की स्थितियां अगर बन रही हैं तो वाकई बहुत चिंताजनक बात है। जैसे अमेरिका के लिए इन्होंने लिखा कि अमेरिका में जो सोचा नहीं जा सकता था वैसी स्थितियां हो गई हैं। भारत में भी मैं पत्रकारिता के उसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो बहुत सारी चीजें बताई जाती थी कि ये नॉर्म्स हैं, ये ऐसा है, इसका नाम नहीं देना है, ऐसा हो जाए तो 2 समुदाय लिख देने हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। लेकिन वो जो अनथिंकेबल उस समय था वो सब इस समय सामने दिखाई दे रहा है, मीडिया में भी और पॉलिटिक्स में जिस तरह के शब्द कभी हमने सुने नहीं थे। कोई एक दूसरे को देशद्रोही नहीं कहता था, कोई गोली मारने को नहीं कहता था, कोई ये नहीं कहता था कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपकी माँ बहनों का बलात्कार करेंगे। इस तरह के जिम्मेदार लोग जो लॉ मेकर्स हैं वो अगर ये बात कहें तो ये अनथिंकेबल अपने देश में भी थी और ये बातें हुई हैं। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि अमेरिका के बरक्स हम अपने देश को भी रख करके देखें कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें टूट रही हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं, और मैं ये कहना चाह रहा था, इस किताब का जिस दिन मैंने भी जिक्र किया था उस किताब के बारे में लिखते हुए उन्होंने नीचे साथ में लिखा था कि इस किताब में भारत का कोई जिक्र नहीं है, भारत पर लिखी नहीं गई है, और इसको भारत के साथ जोड़कर अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपका अपना भावना है। लेकिन ये किताब जो लिखी गई है, अगर हाउ डेमोक्रेसीज डाई, ये सिद्धांत रूप में अगर किताब लिख दी गई है, भले ही वो ट्रम्प के 1 साल बाद लिखी गई हो, वो किसी और देश में किसी तानाशाह के जाने के बाद या आने के बाद लिखी गई हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या पूरी दुनिया में ऐसा ट्रेंड चल रहा है, क्या ऐसी परंपरा चल रही है, ये स्थितियां हो रही हैं कि आपको एक किताब की जरूरत आ पड़ी है या एक किताब का स्कोप दिख रहा है। जैसे हमने कुछ किताबें आपने बचपन में आपने भी देखी होंगी, अंग्रेजी बोलना सीखो, ड्राइविंग कैसे करें, या लघु उद्योग लगाने के 100 तरीके। तो अब वो टेम्पलेट होते हैं कि भाई ये काम आपको साबुन बनाने की फैक्ट्री लगानी है, उस किताब में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप कुछ पैसा लगाइए कर दीजिए। एक टेम्पलेट। डेमोक्रेसी खतरे में है, आपका लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, आपके यहाँ आपके देश में लोकतंत्र खत्म हो सकता है। इसके लक्षण दिख रहे हैं, जैसे होम्योपैथी की किताब में बीमारी के लक्षण लिखे होते हैं। ये बहुत महान खतरनाक बात है। मैं इसको बहुत भारत को लेकर, भारत के मौजूदा रिजीम को लेकर मैं खास चिंता में नहीं हूं कि ये आज की सरकार क्या कर देगी। वो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन जैसा उस किताब में लिखा गया है कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे तो इनकी जगह आने वाला कोई और करेगा। ये राजनीति की प्रवृत्ति चिंताजनक है। ये चिंताजनक किसी व्यक्ति का वहां होना नहीं है। संयोग है कि आज यहाँ वो बैठे हैं, हो सकता है यहाँ कोई और बैठा होता, तब भी क्या ये प्रवृत्तियां नहीं होती? प्रश्न ये है। और ये प्रश्न कल यहाँ कोई और बैठा होगा तो क्या बिल्कुल ऐसी ही प्रवृत्तियां नहीं होंगी? प्रश्न ये है। मैं मीडिया का आपने नाम लिया, मीडिया के संदर्भ में मैं ये बात कई बार कह चुका हूं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, कोई शक नहीं है, मैं बिना शक के कह सकता हूं कि तमाम मीडिया के लोग, जो लोग भक्ति में लगे हैं, उनमें तो क्या कहना है, वो तो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है। लेकिन जिनको दरबारी मीडिया कहा जाता है, या जो इस वक्त
विपक्ष की आवाज हैं, विरोध की आवाज हैं, वो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप अगर यहाँ निजाम बदल जाएगा तो मुझे लगता है 80% से ज्यादा ये गोदी मीडिया उस आपको तरफ उस वक्त भी गोदी में नजर आएगा, क्योंकि ये इनको पाला बदलते वक्त नहीं लगता है। हो सकता है कि जो कुछ आज जो विपक्ष में खड़े हैं, तब वो भी उस गोदी मीडिया में नए सरकार के दुलारे बन जाएं और उधर शामिल हो जाएं। लेकिन आमतौर पर जो सामान्य पत्रकार हमारे जैसा है, जो सवाल उठाता है, वो उस वक्त भी इसी अंदाज में सवाल उठाता मिलेगा। इस मुगालते में मत रहिएगा कि वो नया निजाम किसी मामले में बेहतर होगा, वो नया निजाम सबको खुल के बोलने का मौका देगा। जिसकी सरकार आएगी वो वहां जाकर वही खाल ओढ़ लेता है, उसके चारों तरफ वही अफसर होते हैं, वैसे ही सलाहकार होते हैं, वैसी ही पुलिस और वैसी व्यवस्था होती है। इंसान वोट डालता है, सोचता है कि इस बार जो आज के मुख्यमंत्री, खास मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में तो देखा गया है, ये मुख्यमंत्री जी 4 पुलिस वाले लेके चलते हैं, ठीक नहीं है, बात नहीं कर पाते, मिलते नहीं है, लोगों ने कहा इनको वोट हटाओ। उसके बदले जो अगले आए उन्होंने तो साहब फौज लगा दी। एक मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में अपने घर से दफ्तर जाने के लिए एक पूरा कॉरिडोर बनवा लिया था। उनके घर से दफ्तर जाने के बीच में कहीं जनता नहीं आती थी, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पूरा रास्ता बन गया कि आप घर से चलेंगे, दफ्तर पहुंच जाएंगे, बीच में कोई किसी तरह की बाधा दुविधा, कोई झंडा दिखाने वाला हो नहीं सकता। हमने वो दौर देखा है, ये तो मैंने खुद देखा है, जब आप मुख्यमंत्री की गाड़ी के सामने हाथ देके रोक सकते थे और उनके मुर्दाबाद के नारे लगा सकते थे। हाँ। पुलिस वाले तब भी पकड़ के ले जाते थे, मौका मिलने पर। नहीं, और आलोक जी खास बात ये है, सामने किसी प्रदर्शनकारी की पिटाई होते हुए उस समय नहीं देखी जाती थी। हाँ, लेकिन एक खास बात और है आलोक जी, होती थी। मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा। जो आप कह रहे हैं किसी मुख्यमंत्री की गाड़ी को हाथ दिखाकर रोक सकते थे, तो ऐसे मुख्यमंत्री जो इस तरह की गाड़ियों से चलते थे, बाद में वही ब्लैक कैट के साथ चलने लगे। ये परिवर्तन भी आया है, जो ये भी देखा है। और जो मैं बात कहना चाह रहा था इस किताब को लेकर के, जो आपने कहा, इस किताब में जो बात डिस्क्लेमर दिया गया है कि इसमें भारत की स्थितियों को लेकर के या भारत की लेकर नहीं लिखा गया, और आप इसे ना जोड़े, इससे ही भारत की स्थितियों को आप समझ सकते हैं। हाँ, नहीं, जो जरूरत क्यों पड़ी वो इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ये कोई बदमाश लेखक है, इसने खास तौर पे हमारे मोदी जी किताब इसलिए लिख दिया गया। हाँ, और या ये नहीं, वो किताब में लिखा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने तो अपनी टिप्पणी में लिखा था। हो सकता है कि ये भी बात हो कि भाई किसी देश के लिए नहीं लिखी गई है। जैसे सबसे मशहूर किताब है लोकतंत्र पर या किसी भी तरह के तंत्र पे टिप्पणी करने वाली किताब है एनिमल फार्म। तो वो तो जानवरों पे लिखी हुई किताब है, लेकिन इससे शानदार टिप्पणी तो मैंने नहीं पढ़ी है किसी भी तरह के तंत्र पर। आप उसे लोकतंत्र मान लीजिए, उसे भीड़ तंत्र मान लीजिए, तो ये आप कैसे इसको देखते हैं, सवाल ये है। और अब उसके साथ एक दूसरी चीज राजन, मैं उस पर आना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत दिनों से नाराज हो रहे हैं और इसलिए मैं उस पर ले चलूं आपको। उसी अखबार में उसी जगह एक खबर और है, न्यूयॉर्क टाइम्स से शुरू करूंगा। पहला पेज इसका ले आऊं, जहां जो महत्वपूर्ण बात है उसकी हेडलाइन है दिस मार्केट इज नट्स, यानी बाजार पगला गया है। नट्स का अर्थ होता है हिले हुए आदमी को अंग्रेजी में नट्स बोला जाता है। तो दिस मार्केट इज नट्स, स्टॉक्स डिफाई अ रिसेशन, यानी कि शेयर बाजार ने रिसेशन को, अमेरिका में तो बिल्कुल पक्के तौर पे घोषित तौर पे रिसेशन आया हुआ है, लेकिन अमेरिकी बाजार रिसेशन को पचा गया, जैसे भारत कहा जा रहा है कि बिल्कुल पचा गया है। और ये कहा जा रहा है वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डेवास्टेशन, न्यूयॉर्क टाइम्स में मैट फिलिप्स लिख रहे हैं। और वॉल स्ट्रीट में लिखा है, पहले पेज पे ही हेडिंग है, S&P 500 jumps to a new high, erasing pandemic tide losses। ये उसकी हेडिंग है। हाँ, वो बिल्कुल महामारी को खा गया। ये पूरा मिला के कल रात में एक्चुअली मैं पढ़ रहा था, या जब वहां से रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहां नया हाई बन गया, नया रिकॉर्ड बन गया। लेकिन साथ में ये चिंता जरूर हो रही है और ये प्रश्न सब जगह लोग उठा रहे हैं। मुझे अभी बाजार के वाले मुझे अभी गाली देना कुछ लोग शुरू कर देंगे, कुछ लोग मान लेते हैं, लेकिन बाकी कहते हैं कि ये पता नहीं क्यों इस आदमी को ये तकलीफ है कि
बाजार की तेजी देख नहीं बाजार अच्छा पाता चल रहा है, हूँ। इसमें तकलीफ हो रही है। हैं? बाजार अच्छा चल रहा है, इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, ये निगेटिव विचारों वाला आदमी है। हाँ। वहां जो कहा गया है बिल्कुल यही बात यहाँ कही जा रही है। दिस मार्केट इज नट्स जो है, ये S&P डाउ जोन्स इंडाइसेस के सीनियर इंडेक्स एनालिस्ट हॉवर्ड सिल्वरब्लैट ने कहा है। ये किसी बाजार के बाहर के आदमी ने नहीं कहा है। इसका अर्थ है कि इस वक्त बाजार दिमाग से नहीं चल रहा है, बाजार किसी और चीज से चल रहा है। और तमाम तरह के देखिए, और ये मैं तो 25 साल हो गए मुझे बाजार देखते हुए। जिस वक्त बाजार चल रहा होता है उस वक्त 1000 तर्क लेकर लोग खड़े होते हैं कि बाजार क्यों चल रहा है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि बाजार में गिरावट आ सकती है वो कितने बड़े मूर्ख हैं। लेकिन ये जो बुल रन स्टार्ट हो गया है, बुल रन क्या क्या चीजें चल पड़ी हैं, सब अच्छा है। और मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, उन सब के मुंह में घी शक्कर जिन्हें यहां से आगे तरक्की ही तरक्की दिख रही है। मैं भी चाहता हूं, कोई समस्या नहीं है मुझे कि यहां से सब अच्छा हो, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा दिख नहीं रहा है। आज मैंने उस आदमी से बात की, आज उनका इंटरव्यू किया है, मेरे चैनल पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, चाहे जिन्होंने देख लिया वो जानते हैं। महेश व्यास। महेश व्यास सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। इस सेंटर के पास भारत की अर्थव्यवस्था को पढ़ने समझने का सबसे अच्छा डेटाबेस मौजूद है। लिस्टेड कंपनियों का उससे अच्छा डेटाबेस कहीं नहीं होता है। तमाम लोग, तमाम कंपनियां लाखों रुपया खर्च करके साल में वो डेटाबेस एक्सेस करती हैं। उनको उनकी जो फीस है, अच्छी मोटी फीस है, जिसको देकर वो डेटाबेस लिया जाता है। वो रिसर्च इतनी काम की है और उसके CMI के डेटा को बाइबल की तरह पढ़ा जाता है। वो ऐसा नहीं है कि उसको आप ये समझें कि कोई एक प्राइवेट रिसर्च एजेंसी है। बहुत बड़ा डेटाबेस है। भारत सरकार का डेटा पढ़ते हैं, अपने डेटा जो कंपनियों का डेटा आता है ये पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बताया कि हम हाउस होल्डर सर्वे भी करते हैं। अब जो दुनिया का सबसे बड़ा पैनल सर्वे है, पैनल सर्वे का अर्थ होता है कि आपने तय कर रखा है कौन लोग इस सर्वे में भाग लेंगे, वो हर बार उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। यानी इस देश में कुछ हजार परिवार हैं जिनमें जाकर वो हाउस होल्डर बिहेवियर स्टडी करते हैं। और ये सब के जो नतीजे वो दिखा रहे हैं, उन नतीजों में कहीं ये भरोसा, ये खुशी, ये आत्मविश्वास नहीं दिख रहा है जो आत्मविश्वास आपको यहां दिख रहा है। बाजार में जो तेजी दिख रही है और जिस तेजी को देखकर लोग इतने खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं, जैसे कि हम जिस पे सवाल उठा रहे हैं बार बार। और मैं ये सवाल इसीलिए बार बार उठाता हूं। मैं ये सवाल उठाना मुझे कोई शौक नहीं है, और मैं सवाल हवा में नहीं उठाता हूं, ये भी बता दूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और मौका देख के चुपचाप पैसा भी लगा रहा हूं। मैं पैसा लगा रहा हूं। मैं अपना डिस्क्लेमर भी साथ में देता हूं कि मैं कुछ कंपनियों में, कुछ फंड्स में पैसा लगा रहा हूं, लेकिन मैं SIP करता हूं, थोड़ा 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 लगाता रहता हूं। ये सलाह मैं सबको दे रहा हूं। लंबे दौर में इन्वेस्टमेंट जो होगा, इक्विटी से अच्छा रिटर्न कहीं आपको नहीं मिलेगा। आज की तारीख में अगर आप रिटर्न का हिसाब लगाएंगे तो आप कह सकते हैं नहीं साहब, वो सोने में ज़्यादा अच्छा मिल गया, बैंक डिपॉजिट में भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये रिटर्न नापने का सही समय नहीं है। कोई अनिश्चित समय रिटर्न नापने का समय नहीं होता है। जिस आदमी ने 10 साल पहले लगाया था उससे पूछिए, अगर उसने इक्विटी की एक बास्केट में पैसा लगा रखा था, कि आज उसके पास कितना पैसा है, क्या उसको कुछ रिटर्न मिला है या नहीं मिला है। ये आज की तारीख से हिसाब मत जोड़िए। और इसीलिए उस इंटरव्यू में आप ये देखेंगे और सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब मैंने उनसे पूछा बाजार के बारे में, तो उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय दोनों हाथ जोड़ लिए। यूं हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि मुझे न समझता है और न मैं वो कोशिश करना चाहता हूं, मैं उसका प्रयास भी नहीं करना चाहता हूं। तो ये आपको साफ दिखाता है कि आप सच से कितने दूर हैं। और ये अकेले आदमी नहीं है। महेश व्यास आप कह दीजिए, बहुत से लोग जो कहते हैं कि महेश व्यास तो साहब ऐसा डेटा निकालते हैं, ऐसा एनालाइज करते हैं जिससे लगे कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है देश में। वही जैसे मैं कि निगेटिव विचार के आदमी हैं। हालांकि जब आप वो इंटरव्यू सुन लें तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे विचारों के व्यक्ति हैं। और वो कोई
और मेरा भी मानना है, देखिए बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं है कि इसमें सब चीज में सरकार दोषी हो। सरकार के कुछ चीजें सरकार के कंट्रोल से बाहर होती हैं, जैसे थॉमस फ्रिडमैन कह रहे हैं कि इसमें ट्रंप की का क्या दोष हो सकता है, या हमारे देश में मोदी जी का क्या दोष हो सकता है कि कोरोना वायरस आ गया। अब ये आ गया, उनका दोष जहां हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपने उसको हैंडल करने के लिए क्या किया, आपने उसको टैकल करने के लिए क्या किया, आपने क्या रास्ता अपनाया, क्या तरीके अपनाए जिससे कि उसका असर कम हो सके, जिससे कि हम उससे लड़ने के लायक बन सकें। उन पर ही सवाल उठ सकते हैं। लेकिन बाजार के बारे में मैं आपको आज पता नहीं क्यों हमारे जो नियमित मित्र हैं वो कुछ गायब हैं, इसलिए मुझे लगता है कि गुस्से में हैं कि कई दिनों से भाई आते नहीं है बाजार पे, बात नहीं करते हैं इसलिए। लेकिन और मैं क्या बोल रहा हूं इससे मेरे बारे में किसी की क्या राय बनती है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं राजन जी, ये जी सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि अनेक जगह से जो डेटा आ रहे हैं, जैसे ये मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चीफ ने कहा, विक्रम लिमय ने, कि जो ग्राउंड रियलिटी है और जो बाजार जैसे चल रहा है वो ठीक नहीं है, वो मैच नहीं कर रहा है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा, शक्तिकांता दास ने, कि जो ग्राउंड का डेटा है और जो फाइनेंशियल मार्केट्स, उन्होंने स्टॉक मार्केट नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे फाइनेंशियल मार्केट जो हैं जमीन से कटे हुए हैं। ये बात, और कौन नहीं कह रहा, मुझे कोई एक आदमी ऐसा है बता दीजिए जो कहे कि हाँ फंडामेंटल देखकर बाजार चल रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, जो बहुत इस समय समझदार लोग हैं जो अभी मुझे ज्ञान देना शुरू करेंगे, वो कहेंगे कि बाजार फंडामेंटल वंटल से नहीं चलता है, बाजार ये आप लोग जो बकवास कर रहे हैं सब पास्ट है, बाजार पास्ट से नहीं चलता है, बाजार फ्यूचर से चलता है। तो 6 महीने फ्यूचर आगे भाई की क्या, सोच के चलता है। नहीं नहीं 6 महीने नहीं हो तो पता नहीं कितने आगे की सोच के चल रहे हैं, क्योंकि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ मार्केट में, बाजार मतलब इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट्स में, वो तो कह रहे हैं कि साहब 2 साल तो भूल जाइए कि आप वास्तव में अपने असली जगह पहुंचेंगे। आज की बातचीत में महेश व्यास के साथ एक बेहद खतरनाक बात जो उन्होंने कही है वो ये है, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का आंकड़ा सुधर गया है। बेरोजगारी अप्रैल में बहुत भयानक जगह पे थी, वहां से गिरते 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 वो कम हो गई है, काफी कम हो गई है। लेकिन ये बेरोजगारी टोटल है, लेकिन जो सैलरीड क्लास है, जो तनख्वाह पाता है, वेतन भोगी यानी मिडिल क्लास का रोजगार में जो आदमी था, नौकरी करता था, उसकी नौकरियां इस महीने में यानी जुलाई के महीने में 50 लाख लोगों की नई नौकरी चली गई है। 1,90,00,000 नौकरी पेशा लोग नौकरी से जा चुके हैं। और ये भयानक चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है कि जो नौकरी पेशा इंसान, मिडिल क्लास का आदमी नौकरी से जाता है, उसको वापस नौकरी बहुत आसानी से नहीं मिलती है। मजदूर की नौकरी चली गई, वो शहर में था, यहां से गया, गांव में गया, वहां मनरेगा करने लगा। जो वहां मनरेगा कर रहा है तब भी उसका रोजगार है। शहर में ही वो एक दुकान में काम करता था, वो दुकानदार उससे कुछ सामान इधर का उधर रखवाता था, वो बाहर निकला, किसी दूसरे के लिए वजन ढोने लगा, रिक्शा चलाने लगा, तब भी उसका रोजगार शुरू हो गया। दिक्कत उन लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने को व्हाइट कॉलर कहते हैं, और जिन्होंने कोई स्किल एक्वायर किया हुआ है। और अगर आप अपने चारों ओर देखकर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वक्त हम कितनी भयानक, कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो फिर कौन समझाएगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। राजन को मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि राजन कुछ इस पर कहें, क्योंकि राजन स्टैटिस्टिक्स के विद्यार्थी रहे हैं, इनको आंकड़ों से खेलने की में इनकी अच्छी दिलचस्पी है। और खास तौर पे इस वक्त जो सबसे बड़ा आंकड़ा हमारे सामने है वो है कोरोना वायरस का आंकड़ा। कोरोना का नंबर अगर आप देखेंगे, उसके अलावा बाकी जो पैरामीटर्स हैं जिन पे हम अपने को समझाते हैं, वो एक बार जरा समझें। और साथ में आप रेटिंग इंडिया नाम आपने लिखा हुआ है, मैं देखिए कई बार बता चुका हूं कि मैं अपने लगभग सारे शेयर बेच चुका हूं, लगभग सब कुछ बेच चुका हूं। मैं पोर्टफोलियो खा चुका हूं, अच्छी से अच्छी कंपनियां जो मेरे पास थी, जिनके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं नहीं जा रही हैं, वो डूबेंगी नहीं। लेकिन एक समय मैं बहुत दिनों से कभी सोचता था कि एक दिन सब खाली करूंगा, कैश कर लूंगा, और उसके बाद जब कभी गिरेगा, नहीं गिरेगा तब भी मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं लगाऊंगा नहीं, मैं फिर लगा रहा हूँ, थोड़ा 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 करके वापस लगा भी रहा हूँ बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में लगा रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए
जो इस बात से परेशान है कि साहब ये फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स ये सब बड़ा माल कमा रहे हैं, हम इनमें पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये जो देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ब्रोकिंग का, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, उसने अब अमेरिकन मार्केट्स में या विदेशी बाजारों में पैसा लगाने की सुविधा खोल दी है। आप उसमें अपना ऑनलाइन अकाउंट में ही विदेशों में इन्वेस्टमेंट का काउंटर खोल के उसमें सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर वहां पैसा लगा सकते हैं, चाहें तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा उससे हाथ जोड़ता हूं, और आप लोगों को भी, अगर आप लोग मेरी मान रहे हैं, जो विद्वान लोग हैं, समझदार हैं, तेज हैं, उनको जरूरत नहीं है मेरी जैसों की बात सुनने की। लेकिन जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जिनमें लगता है कि मुझे कुछ मालूम है, उनसे कहूंगा उस ट्रेडिंग वाली सुविधा से दूर रहें फिलहाल। अच्छी बढ़िया कंपनियां जिनके नाम आप वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में सुनते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े भी आप लेकर रखते रहेंगे तो लंबे समय में आप फायदे में रहेंगे। आज की तारीख में आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है कि मैं दुनिया की इन शानदार कंपनियों में भी पैसा, और ये सब हमारे यहाँ से पैसा ले जा रही है, इसमें तो कोई शक शुबा हमको आपको नहीं है। अल्फाबेट इस देश से खजाना लूट के ले जा रहा है, फेसबुक लूट के ले जा रहा है, ये अमेजॉन और नेटफ्लिक्स ले जा रहे हैं, खूब माल कमा रहे हैं। तो भाई वो सब माल ले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लो, कुछ तो हम वापस लाएंगे डिविडेंड के फॉर्म में, एप्रिसिएशन के फॉर्म में। इसलिए मैं, और एक फंड मैंने आपको बताया था, और भी फंड हैं जो विदेशी कंपनियों में पैसा डालते हैं, तो वो देख लें, आप उन फंड्स के जरिए भी जा सकते हैं। लेकिन जो लोग कुछ एडवेंचरस हैं या चाहते हैं, कुछ लोग कि नहीं साहब मेरे हाथ में उसी कंपनी का कोको कोला का ही शेयर मैं खरीदना चाहता हूँ, तो वो सीधे अब कोको कोला का शेयर अपने अकाउंट में हासिल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैंने भी बहुत डिटेल नहीं पढ़े हैं, मेरी भी इच्छा है कल 1-2-4 दिन में पढ़ूंगा, किसी विद्वान से सलाह भी लूंगा, उसके बाद जाऊंगा। लेकिन राजेंद्र, आप थोड़ा सा, आपसे मैं चाहता हूं कि आप रोशनी डालें हालात पर। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अपने यहाँ डेटा गवर्नमेंट देती है, खासतौर पे आप अखबार देखें तो ये लगेगा, या मीडिया में देखें तो ये लगेगा कोरोना को टेम किया जा चुका है, कि हमारा मोर्टेलिटी रेट ये हो गया है, हमारा पॉजिटिविटी रेट ये हो गया है, और लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन आज का, अभी का डेटा मैं आपको बताता हूँ कि आज की तारीख में अपने देश में रिकॉर्ड 59,196 कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं। और पिछले 4 दिनों से मैंने निगाह रखी है, 4 दिनों से दुनिया में जितने डेली केसेज आ रहे हैं उसके 25% केसेज अपने देश में आ रहे हैं। टोटल दुनिया में जितने आ रहे हैं उसका 25% केसेज अपने आ रहे हैं। तो कोरोना किस तरह से भयावह होता जा रहा है, ये अलग वो है, और सरकार जो बोल रही है वो कुछ अलग बोल रही है। वो ये बता रहे हैं कि साहब 10 राज्य ऐसा कर लें, वैसा कर लें। तो 10 राज्य कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करेंगे कैसे? पहली बात तो ये। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में, अभी कोरोना पीक पर, मतलब अभी तो पहुंचा नहीं है, 2-3 महीना लगेगा उसे पीक पर पहुंचने में, या पीक पर पहुंचकर वहां स्टेबल होने में। गिरने की बात छोड़ दीजिए, कि पीक पर पहुंच जाए, वहां फ्लैटन हो जाए कर्व, तो वो होने में भी टाइम लगेगा। जहां तक इकोनॉमी की बात जो आप कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ऐसा है और स्टॉक मार्केट चल रहा है, मैं तो बिल्कुल जमीन की बात आपको मतलब ये शेयर करना चाहूंगा। आपने कहा इतनी नौकरियां चली गई, जो लोग नौकरियों में हैं प्राइवेट सेक्टर में, खास तौर पर, सरकारी सेक्टर में तो कम ही लोग हैं, जो लोग नौकरियों में हैं उनकी भी सैलरी कट हो गया है 30%, 40%, 20%, इस तरह से सबका, अधिकतर लोगों का। सिर्फ मैंने सुना है टेलीकम्युनिकेशन में नहीं हुआ है, बाकी क्योंकि उनका धंधा इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है, तो बाकी जगह। तो एक तो ये, इससे क्या होगा कि एक तो जिन लोगों की नौकरी गई या जिनका रोजगार गया या रोजगार कम हो गया, एक तो वो हुआ। दूसरा, जिनका कट हो गया, तो आप सोचिए कि वो कितना टाइट स्थिति उन लोगों की हो गई। मार्केट कैसे आगे बढ़ेगा, डिमांड कैसे बढ़ेगी? डिमांड बढ़ने की स्थिति कहीं दिख नहीं रही है। दूसरी बात ये कि ऐसी स्थितियों, जैसे गांव की बात अगर कहें, बीच में ये भी आया था कि साहब गांव में सब चीजें बहुत अच्छी हो गई, लेकिन गांव में सब चीजें अच्छी हो गई हैं ऐसा है नहीं। अब कोरोना, बिहार झारखंड आप देखें जहां रूरल एरिया बहुत ज्यादा है, कोरोना गांव में हो रहा है और गांव में निकल रहा है। उससे फर्क ये पड़ रहा है कि जो एग्रीकल्चर, इस बार मानसून बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ा खतरा है इस समय। मानसून बहुत अच्छा है, और ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर
बहुत अच्छा रहेगा और रूरल इकोनॉमी बहुत अच्छी रहेगी। ये अच्छी तब रहेगी जब हमारे शहरों की इकोनॉमी अच्छी होगी। अगर हमारे शहरों की इकोनॉमी अच्छी नहीं होती है तो रूरल इकोनॉमी अच्छी कैसे रहेगी? क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करती है शहरों पर। ये ये संकट एक बड़ा है। मैं हाँ यही बात इसीलिए हाँ आपसे मैं यही समझने के लिए इस कहानी में लाया कि भाई ये जो दिख रहा है, जो जी कथा है, जो अभी और किसी ने लिखा भी कि भाई भारत के 2% लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, मुझे लगता है 2% से भी कम लगाते हैं। और उस शेयर बाजार की तेजी को देख के ये कल्पना कर लेना कि साहब देश में सब कुछ ठीक है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। बहुत वक्त हो गया है, अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, लेकिन उसके पहले तमाम, क्योंकि लोग शिकायत करते रहते हैं रोज, तो आज भी अंत में 4 लाइनों के साथ करूंगा, आज 4 लाइनें सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक आग्रह करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में घंटी भी बजाएं, ताकि आपको खबर मिल सके कब नया लाइव आया, कब नया वीडियो आया। और इस वीडियो के लिंक शेयर भी करें, लाइक भी करें, और राजेंद्र का चैनल अनब्रेकिंग, उसको भी जाके देखें, उसमें बहुत आपको दूसरे तरह की चीजें मिलेंगी, इंटरेस्ट जागेगा। और क्योंकि ये बहुत थोड़ा गहराई से काम करने वाले आदमी हैं, तो ये डिटेल्ड काम करते हैं। और अब मैं, राजन जी, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए साथ में। और अब मैं नवाज देवबंदी की 4 लाइनों के साथ खत्म करूंगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और जो लोग कह रहे हैं मुझे, जैसे अभी मैंने गोदी मीडिया टर्म इस्तेमाल किया तो उस पर बहुत लोग नाराज हो गए, तो उनको मैं उनके लिए खास तौर पर नजर कर रहा हूँ नवाज साहब को। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। यानी कोई ऐसा नहीं है जो बच जाएगा। अगर आप, या तो आप उस मारने वालों के गिरोह में शामिल हैं, अगर आप उसमें शामिल हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो फिर आप खाली खड़े होकर अगर तमाशा देख रहे हैं, जलते घरों को देख रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि आपका छप्पर भी फूस का है। तो चिंता किसको करनी है, ये आपको हिसाब लगाना है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।